टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। ठीक है, आपको ये बता दें कि प्रश्न जो आता है, आप कल हमने शायद नोट कराया था, एक बार फिर नोट कर लीजिए कि अगर प्रश्न यह आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार, है ना, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो इसके अंतर्गत जो है दो टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक होता है भू राजस्व सुधार, यानी जिसको हम लोग कहते हैं लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, भू राजस्व प्रशासन, या लगान व्यवस्था, हिंदी में उसको लगान व्यवस्था कहते हैं या भू राजस्व प्रशासन कहते हैं, इंग्लिश में लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो इसका पार्ट है वह आता है बाजार नियंत्रण नीति, यानी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, या फिर मूल्य नियंत्रण नीति, यानी कि प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। ठीक है, तो ये प्रश्न जब आता है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार, तब आपको यह दोनों ही टॉपिक इसके अंतर्गत जो हैं लिखने होते हैं। लेकिन कभी कभी या अक्सरतः केवल एक ही पार्ट इसका पूछा जाता है। केवल पूछ दिया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति या उसकी मूल्य नियंत्रण नीति, यानी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी या प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, या फिर पूछ दिया जाएगा केवल व केवल अलाउद्दीन खिलजी की लगान सुधार या भू राजस्व सुधार या भूमि सुधार, यानी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ओनली। ठीक है, तो अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न आपका पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। अगर आपसे बाजार नियंत्रण नीति पूछा जाता है तो बाजार नियंत्रण नीति केवल लिखोगी, आपको फिर भू राजस्व प्रशासन नहीं लिखना होगा। यदि भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाता है तो केवल लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे, आपको फिर बाजार नियंत्रण नीति नहीं लिखना होगा। लेकिन अगर आर्थिक सुधार पूछा जाता है तो यह दोनों ही पार्ट आप लिखने होंगे। क्लियर बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना, कैसे लिखना है आपको? अगर पूछा जाता है जो अकॉर्डिंग पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक, अब हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व प्रशासन के बारे में, यानी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या भू राजस्व प्रशासन या फिर लगान प्रशासन या लगान व्यवस्था। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम सुल्तान था जिसने वित्त एवं राजस्व व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी was the first Muslim ruler who had tried to improve in financial and land revenue administration या रिफॉर्म। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके लिए उसके दो ऑब्जेक्टिव अपने ध्यान में रखे थे उसने। टू ऑब्जेक्टिव्स आर, फर्स्ट आपका कि ही वांटेड टू इंक्रीज, है ना, इन गवर्नमेंट इनकम, वह राज्य की आय में वृद्धि करना चाहता था। दूसरा, वह भूपति जो थे, लैंडलॉर्ड जो थे या जमींदार जो थे, उनकी जो प्रिविलेज थे, उनकी जो अधिकार थे, विशेष अधिकार थे, उनको नियंत्रित करना चाहता था। ही वांटेड टू कंट्रोल ऑन जो है लैंडलॉर्ड, स्पेशल प्रिविलेज ऑफ लैंडलॉर्ड, और इसके कारण वह साम्राज्य में जो विद्रोह हो रहे थे, जो रिवोल्ट हो रहे थे, उसको रोकना उसका उद्देश्य था। तो इस तरह से उसने भू राजस्व प्रशासन में सुधार के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे उसी के अकॉर्डिंग जो है वह कार्य कर रहा है। इसके लिए सबसे पहला काम उसने ये किया कि राज्य की इनकम को बढ़ाने के लिए कि जो भूमि अनुदान दी गई थी उसका उसने अंत करने का, समाप्त
समाप्त करने का निर्णय लिया। ही ऑर्डर टू कैंसिलेशन ऑफ लैंड ग्रांटेड लैंड, ठीक है। उसने जो है भूमि अनुदान जो विद्वान लोगों को या फिर उलमाओं को या अमीरों को, है ना, या धार्मिक व्यक्तियों को उनकी सेवा के बदले में सरकार के द्वारा भूमि प्रदान की जाती थी, लैंड प्रदान की जाती थी, जिसको ग्रांटेड लैंड, अनुदान में दी गई भूमि कहा जाता था। उस भूमि के बाद था कि बहुत से लोग इसका मिसयूज कर रहे थे और बहुत से ऐसे लोगों को ग्रांटेड लैंड आवंटित कर दी गई थी जिसका जिसका कोई पैरामीटर नहीं था, जिसका कोई मानक नहीं था। और बहुत से लोग या तो जिनकी डेथ हो चुकी थी, जिनको ग्रांट दी गई थी लैंड, उनकी डेथ हो गई थी और उनके उत्तराधिकारी भी, उनके पारिवारिक सदस्य के लोग भी उस भूमि का उपयोग कर रहे थे। तो उसने इस प्रकार की जो ग्रांटेड लैंड थी जो दी गई थी उसकी उसने इन्वेस्टिगेशन कराया, जांच कराई। देन जो है ही ऑर्डर जो है कि सारी जो अनुदान में दी गई लैंड है उसको कैंसिल्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो उसने इसके द्वारा जो ग्रांटेड लैंड थी उसको उसने कैंसिल करके फिर उसको कन्वर्ट कर दिया आपको खालसा लैंड में। खालसा लैंड वाज द स्टेट लैंड, है ना, जो सरकारी भूमि हुआ करती थी उसको खालसा लैंड कहा जाता था। तो खालसा लैंड में जो इनकम जो जो ग्रांटेड लैंड थी उसको समाप्त करने के बाद से उसने उसको खालसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया। यानी अब सरकार के नियंत्रण में वह भूमि भी आ गई, यानी खालसा जो लैंड थी उसका एक्सपैंड हुआ, उसका विस्तार हुआ। इसके कारण अब सरकार की जो इनकम थी, जो आय थी, वह बढ़ी। और यही अलाउद्दीन खिलजी का एक पहला ऑब्जेक्टिव था कि वांटेड टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। सरकार की आय में वह वृद्धि करना चाहता था और इसके लिए उसने जो ग्रांटेड लैंड थी उसको उसने कैंसिल कर दिया और उस लैंड को उसने खालसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया। देन जो है खालसा लैंड क्षेत्र का विस्तार हुआ, एरिया का विस्तार हुआ और राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। क्लियर? अच्छा, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के पहले, है ना, बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो धार्मिक व्यक्ति थे या जो विद्वान व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए थे या स्पिरिचुअल क्लास के जो लोग थे, उनको सरकार के द्वारा या खुश होकर के वह लैंड जो है बख्शिश के रूप में, अनुदान के रूप में प्रदान कर दी जाती थी, जिसे मिल्क वक्फ या इनाम कहा जाता था, है ना, बख्शिश में लैंड दे दी जाती थी। उस लैंड पे जिनको लैंड दी गई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने ये देखा कि या तो उसका मिसयूज कर रहे हैं, गलत तरीके से आवंटित कर दी गई है, या फिर जो है जिनको आवंटित की गई थी उनकी डेथ हो गई है और उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं वह भी उस लैंड का उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार की लैंड की उसने जांच कराई और जांच करने के बाद ये पाया कि इस तरह के जो है प्रॉब्लम है। तो उसने उन सारी ग्रांटेड लैंड को समाप्त करने का ऑर्डर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वे सारी लैंड जो ग्रांटेड थी वे लैंड खालसा लैंड में कन्वर्ट हो गई। खालसा लैंड मैंने बताया कि सरकारी स्टेट लैंड होती थी जिस पर वाले इनकम सरकारी इनकम मानी जाती थी। जैसे आपकी लैंड होती है, अभी शहर में ही आप देखिए बहुत सी लैंड है जो स्टेट लैंड है लेकिन लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है, किसी को ग्रांट भी दी गई है, किसी को किसी प्रकार से आवंटित की गई है और उसको फिर सरकार ने आदेश किया कि सभी प्रकार की इस तरह की दी गई लैंड को सरकारी लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि नगर निगम की लैंड घोषित कर दी जाए या फिर एडीए की लैंड घोषित कर दी जाए, है ना। तो वह अब सरकारी लैंड होगी, तब सरकार की इससे इनकम बढ़ेगी ना बेटा। पहले सरकार की कोई इनकम नहीं होती थी, तो अब सरकार की इनकम बढ़ेगी। तो उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी इस तरह की लैंड थी जो लोगों को उनके धार्मिक सेवा के बदले में या
कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जो है आवंटित कर दी गई थी, जिस पर होने वाली इनकम पर उनका अधिकार था, वो सरकार को उससे कोई आय प्राप्त नहीं होती थी। और जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो वह देखता है कि बहुत सी ऐसी लैंड मिसयूज की जा रही हैं, गलत तरीके से आवंटित की गई है, गलत लोगों को आवंटित की गई, उसका कोई मानक नहीं है, उसका पैरामीटर कोई नहीं है। इसके अलावा जिनको आवंटित की गई है उनकी डेथ हो गई है, अब डेथ होने के कारण उनके पारिवारिक सदस्य भी उसका लाभ ले रहे हैं। तो इस प्रकार की ग्रांटेड लैंड को उसने खत्म करने का आदेश जारी किया और वो सारी ग्रांटेड लैंड को उसने खालसा लैंड, यानी जिसका अभी हमने जिक्र किया अभी कि जस्ट लाइक एडीए नगर निगम, सरकारी लैंड में उसने उसको शामिल करने का आदेश दिया। इससे सरकार की आय में, इनकम में वृद्धि हुई, इंक्रीज हुई इनकम, और उसका यह पहला उद्देश्य इस तरीके से सफल हुआ। क्लियर? ओके। अब दूसरा काम उसने ये किया कि साम्राज्य में बहुत से ऐसे तत्व थे, लैंडलॉर्ड थे, जिनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था, जो टैक्स को कलेक्ट करते थे, किसानों का शोषण करते थे, जबरदस्ती किसानों से अधिक टैक्स वसूल करते थे। और आप क्लास समय से नहीं ज्वाइन करेंगे तो हेडिंग क्या बताएंगे, अभी बता रहे हैं हेडिंग आपको, है ना। तो दूसरा जो है जो लैंडलॉर्ड थे उनको स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था टैक्स कलेक्ट करने का, इसके जिसका फायदा उठा करके जबरदस्ती अधिक से अधिक टैक्स की वसूली करते थे किसानों से, और उनका वो शोषण करते थे, है ना। और सरकार को उसका बहुत कम अंश लगान का प्राप्त होता था। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने यह कोशिश करा कि बहुत से ऐसे लैंडलॉर्ड हैं जो जमींदार हैं, जो सरकार के समानांतर खड़े हो गए हैं, उनके पास अच्छी खासी या कुछ संपत्ति प्रॉपर्टी हो गई है, और वे विद्रोह कर रहे हैं, विद्रोह को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए उसने जो एक ऑब्जेक्टिव तय किया कि हमारे साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति इतना अमीर न हो, इतना जो है इलीट क्लास में न शामिल हो जो साम्राज्य के लिए चुनौती बन सके, और कोई भी इतना गरीब न हो कि साम्राज्य के लिए मुसीबत बन सके। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए उसने जो स्पेशल प्रिविलेज दिए गए थे खत मुकद्दम और चौधरी को, उसको उसने समाप्त करने का भी ऑर्डर दिया। जो स्पेशल प्रिविलेज थे उसका भी अंत करने का आदेश दिया। ही ऑर्डर टू कैंसिल द स्पेशल प्रिविलेज ऑफ खत मुकद्दम एंड चौधरी। खत लाइक आपका जमींदार, लैंडलॉर्ड बोलते थे। मुकद्दम गांव का, विलेज का जो मुखिया, प्रधान, हेड ऑफ विलेज उसको बोला जाता था। और इसके अलावा चौधरी जो होता था ग्रामीण क्षेत्र का जो सिक्योरिटी अफसर होता था। तो खत मुकद्दम चौधरी को यह स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था कि वे ही टैक्स की वसूली करते थे किसानों से, और सरकारी जो कर्मचारी होता था रेवेन्यू का, उसको बहुत कम पैसा, कम अंश उसका देते थे, और किसानों से अधिक लगान वसूल करते थे। किसान अगर नहीं दे पाने में असमर्थ होते थे तो उनका वे शोषण करते थे। किसान को अपनी खेत या अपनी अनाज गिरवी रख करके जो है सरकार को जो है बॉन्ड कर सकते हैं जिसको, कि वे जो है उनको टैक्स की अदायगी करनी पड़ती थी। तो यह स्थिति अलाउद्दीन खिलजी के लिए बेहतर नहीं थी। इसलिए उसने खत मुकद्दम और चौधरी के जो स्पेशल प्रिविलेज थे, जो राजस्व वसूल करने का जो अधिकार था और जो टैक्स पे नहीं करते थे, उसको उसने समाप्त कर दिया और ये कहा कि अब आप राजस्व वसूल किसानों से नहीं करेंगे, बल्कि अब सीधे सीधे टैक्स की वसूली रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होंगे, कानूनगो होगा, गुमास्ते होंगे, है ना, ये लोग वसूल करेंगे, आमिल होंगे, ये वसूल करेंगे, अब आप वसूल नहीं करेंगे। और यही नहीं, आपको जो भी अन्य जो अधिकार प्रदान किए गए हैं कि आप टैक्स नहीं अदा करते हैं, आप जो है आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है इकट्ठा बना रखी है, ये सब आपको आपका समाप्त कर दिया जाएगा, है ना।
तो अब जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इस सर्कुलर के द्वारा, इस फरमान के द्वारा खत मुकद्दम और चौधरी के राजस्व वसूल करने के किसानों से जो अधिकार प्रदान किए गए थे वह वापस ले लिए गए। और बर्नी इसके बारे में लिखता है कि बहुत ही एक स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि सुल्तान की आज्ञा का पालन इस सीमा तक किया गया था कि जो है एक नगर निगम का राजस्व विभाग का एक सिपाही खत मुकद्दम चौधरी के गर्दन को एक साथ, जो नेक थी उसको एक साथ बांध करके उन्हें घूंसे से, उनके पैर से मार करके खराज की वसूली करता था। ये बहुत विभत्स स्थिति थी और यहाँ तक वो लिखता है कि गांव के जो भी हिंदुओं के घरों में जो भी सोने चांदी टंके या चांदी का टंका या तांबे का जीतल जो था रखा गया था, जो मुद्रा थी, खत मुकद्दम, वे सब जो है जो 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 विद्रोह का कारण बनती थी वह ले लिया गया। और खत्म की जो स्त्रियां थी वह मुसलमानों के घरों में नौकरी के लिए जाया करती थी। और इसका एक उदाहरण जो है मोरलैंड, जो हिस्ट्री ऑफ अलाउद्दीन खिलजी लिखी है, और बर्नी भी इस बात का जिक्र करता है कि वास्तव में इसके पीछे उद्देश्य जो था अलाउद्दीन खिलजी का, वह जो शक्तिशाली जो खत मुकद्दम चौधरी थे उनको जो स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था, उनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी, उनके पास पावर थी, उसको जो है वह समाप्त करके उनको एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य नागरिक बनाना चाहता था, ताकि जिससे साम्राज्य में होने वाली जो उदंडता है, जो विद्रोह है, उसको कम किया जा सके। और अलाउद्दीन खिलजी इसमें पूरी तरह सफल रहा, जैसा कि बर्नी के वृतांत से अभी हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि जो है उनकी यहाँ हालात, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनकी स्त्रियां जो है मुसलमानों के घरों में जाकर के काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। जो भी उनके घरों में सोने चांदी टंके जीतल जो भी रखे गए थे गिरवी, उसको सब उन्होंने जब्त कर लिया। इसके अलावा जो है बर्नी ये भी लिखता है कि इन जो ये टैक्स की अदायगी नहीं करते थे, अब ये आदेश दिया गया कि राजस्व निगम का एक सिपाही जो है वह आपके जो खत है, जो मुकद्दम है, जो चौधरी है, उनके गर्दन को एक साथ बांध करके घसीटता हुआ उनसे जो है टैक्स की वसूली करता था। तो यह एक बड़ा ही क्लियर मैसेज था कि कोई भी बिना टैक्स की अदायगी के नहीं रह सकता है। और जो है साम्राज्य के लिए चुनौती अगर कोई खड़ा करेगा तो उसको इसका अवसर नहीं दिया जाएगा। यही बात जो है, और अब जो है इनकी जगह पर मैंने अभी जिक्र किया कि अब जो राजस्व वसूल करने का जो राइट है वह अब आपको मिल रहा है आमिल को, जो कर एकत्र करने वाला है, टैक्स की कलेक्ट करने वाला है। आमिल एक अधिकारी होता था। आमिल वाज द रेवेन्यू ऑफिसर, ही वाज कनेक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एंड गुमास्ता रिप्रेजेंटेटिव होता था। ये लोग जो है अब का वसूली करने लगे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने एक शिकायत ये भी रहती थी कि जो कर्मचारी हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो वे जो है टैक्स जो वसूलते हैं तो उसकी उनके पास बहुत सी ऐसी धनराशि होती है जो जो सरकार की जो है कोष में जमा नहीं हो पाती है, बकाया रह जाती है। तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया डिपार्टमेंट जो है अलग क्रिएट किया, जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज। अलाउद्दीन खिलजी वाज created a new department of revenue, दीवाने मुस्तखराज, है ना। दीवाने मुस्तखराज नाम के एक सेपरेट अलग डिपार्टमेंट की स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका कार्य था मुस्तखराज का कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनके पास जो बकाया राशि है उसकी जांच करना, और जो है वसूल करने का जो, और जो जांच करना और उसको वसूल करना यानी कलेक्ट करना, उनका कार्य निर्धारित किया गया।
तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य में होने वाले विद्रोह को और राज्य की आय में होने वाली वृद्धि को कम करने के लिए दो जो उपाय किए, एक तो उसने भूमि अनुदानों को समाप्त कर दिया, दूसरा उसने खत मुकद्दम चौधरी के विशेषाधिकारों का अंत कर दिया। ठीक है बेटा। ओके, अब हम लोग आते हैं लगान निर्धारण पद्धति, यानी कि जो रेवेन्यू था लैंड का वो किस प्रकार से वसूल किया जाता था, निर्धारित किया जाता था, कौन से मेथड को अलाउद्दीन खिलजी ने अडॉप्ट किया था, कौन से मेथड के द्वारा। भाई राजस्व, मान लीजिए खेत है, किसान खेती कर रहा है, तो सरकार को कोई ना कोई मानक पैरामीटर तो होगा जिसके द्वारा सरकार को वह लगान का भुगतान करेगा। लगान का भुगतान अनाज के रूप में भी हो सकता था, ग्रेन्स के रूप में भी हो सकता था, और नगद यानी कैश पेमेंट भी हो सकता था। ठीक है, तो इसी पद्धति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस मेथड से लगान का निर्धारण किया जाता था। लगान मतलब भूमि का राजस्व, लैंड रेवेन्यू, है ना। तो इसके लिए अगर हम ये कहें कि अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर who had introduced the who tried to measurement of land, है ना, जिसने भूमि की पैमाइश का प्रयास किया, है ना, और उपज के आधार पर लगान को निर्धारित किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी डिटरमाइंड द लैंड रेवेन्यू, है ना, बेसिस ऑन मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो भूमि की पैमाइश और उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण किया। इट वाज 50%, है ना, यह 50% था कुल उत्पादन का। 50% लगान अलाउद्दीन खिलजी ने निर्धारित किया, और इसके लिए उसने साम्राज्य की लैंड जो थी उनका उसने मेजरमेंट कराया, या जिसको हम लोग कहते हैं जो लगान को निर्धारित किया वह भूमि की मापन के द्वारा और उपज के आधार पर। ठीक है, और भूमि की पैमाइश जो की गई उसका एक मानक बनाया कि पर विश्वा, एक विश्वा, है ना, एक विश्वा में 100 जो है स्क्वायर गज होता है। तो उसने उसने ये किया कि प्रत्येक विश्वा की, साम्राज्य की प्रत्येक विश्वा की उसने जांच कराई, और उसमें होने वाली जो फसल थी, उत्पादन थी, जैसे मान लीजिए कि एक विश्वा है आपके घर की या आपके एरिया का, या सपोज दैट मान लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज के जो कैंपस है, ठीक है, वह कैंपस का एरिया है आपका 3 विश्वा, 3 विश्वा, है ना। एक विश्वा को, जिसको हमने बताया अभी कि 100 स्क्वायर गज हुआ, उसको उसने मानक बनाया, और उस एक विश्वा में जो है लैंड का जो प्रोडक्शन होता था उसका 50% सरकार को देना पड़ता था किसान को। ठीक है, तो मान लीजिए 3 विश्वा है तो 3 जो है 300 स्क्वायर गज हुआ, उसका पर विश्वा मानक हुआ, और पर विश्वा में किसी एक विश्वा में मान लीजिए कि 100 केजी अनाज का उत्पादन हुआ। दूसरी जो विश्वा है उसमें 200 केजी अनाज का उत्पादन, तीसरी विश्वा में आपका 300 केजी आपका अनाज का उत्पादन हुआ। तो ये उसका 50% प्रति विश्वा यानी एक विश्वा, और उस लैंड की मेजरमेंट कराई विश्वा में, और उसके बाद से उस लैंड में जो उत्पादन हुआ उसका कुल 50% लगान उसने निर्धारित किया। यानी कि लगान का जो निर्धारण था वो भूमि की पैमाइश, प्रति विश्वा, और उसकी उत्पादकता, प्रोडक्शन वैल्यू के आधार पर कुल उत्पादन का 50% लगान अलाउद्दीन खिलजी ने निर्धारित किया, और इस पद्धति को मशाहत कहा जाता था, है ना। मशाहत मतलब
लगान निर्धारण की मिश्रित यानी मिक्सचर प्रणाली। यहां तक क्लियर हुआ आपको ये चीज कि लगान कैसे निर्धारित किया, है ना? ये लगान निर्धारित करने का मानक था, यानी एक बिस्वा में कितना उत्पादन हो रहा है, जितना उत्पादन होगा उसका 50%, 50% भूमि कर खराज यानी कि रेवेन्यू उसने, लैंड रेवेन्यू उसने निर्धारित किया। इस सिस्टम को मसाहत सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आरपी त्रिपाठी साहब ने भी लिखा है कि अलाउद्दीन खलजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु जो है हु हैड ट्राइड टू मेजर द मेजरमेंट ऑफ लैंड, है ना, इन हिज एम्पायर, जिसने अपने साम्राज्य की लैंड को मेजरमेंट कराने का प्रयास किया। यह पहला ऐसा सुल्तान है। लैंड जो निर्धारित किया गया लगान, वह लगान अब अनाज के रूप में भी और कैश के रूप में भी, ग्रेन्स के रूप में भी और कैश के रूप में भी जमा किया जाता था। लेकिन यह बरनी के विवरण से यह पता चलता है कि अलाउद्दीन खलजी का जो साम्राज्य था वो बहुत ही विस्तृत था, और उसने जो लगान को निर्धारित किया वह एक प्रकार से जो खालसा लैंड थी, और खालसा लैंड का जो केंद्रीय भाग था, मूलतः जो सेंट्रल एरिया था, वहां पर ही वह लागू कर सका। यानी ये कह सकते हैं कि दिल्ली है आपका, अफगानपुर है, अमरोहा है, बदायूं है, दीपालपुर है, यानी कि और मालवा राजपूताना जो राजस्थान का जो एरिया है, इसके कुछ हिस्सों में ही वह लागू कर सका था, क्योंकि जो है आपका लैंड का मेजरमेंट पूरे साम्राज्य में कराया जाना संभव नहीं था। इसलिए उसने अपने जो खालसा लैंड की जो सेंट्रल एरिया था वहां पर भी लैंड का मेजरमेंट कराया, और उसी के आधार पर जो उत्पादन क्षमता थी लैंड की, लगान का निर्धारण किया। लेकिन ये पद्धति अलाउद्दीन खलजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके पहले जो सिस्टम चला आ रहा था, जिसको हम लोग बट्टाई सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो बटाई सिस्टम का मतलब ये होता है खेत बटाई, लाख बटाई, जो हॉर्स बटाई। खेत बटाई होता है, और उसके बाद से खेत बटाई का मतलब जब अनाज में किसान जो बीज होता है अनाज का, जो उसको जब किसान के द्वारा जो है भूमि में रोपित किया जाता है, तब उसकी समय यह बंटवारा कर लिया जाता है, हिस्सा डिवाइड कर लिया जाता है कि कितना सरकार को देना है और कितना किसान के पास रहना है। लाख बटाई जो होता है वह होता है आपका कि जो किसान जब खड़ी फसल हो जाती है, लाख जब खड़ी फसल हो जाती है खेत में, तो उसके आधार पर फिर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है कि किसान का हिस्सा कितना है, सरकार का हिस्सा कितना है। इसके बाद राष्ट्र बटाई जो होती है, जब खेत से फसल काट ली जाती है, पूरी तरह से अनाज तैयार हो जाता है, उसके बाद जो है जब अनाज तैयार हो जाता है, ग्रेन्स तैयार हो जाता है मार्केट में बिकने के लिए, उस समय सरकार का और किसान का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि यह सिस्टम एंशिएंट पीरियड से हमारे हिंदुस्तान में भी चला आ रहा था, और मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद भी यह सिस्टम जारी रहा, और अलाउद्दीन खलजी के काल में भी बटाई सिस्टम भी, जहां पर मसाहत सिस्टम नहीं लागू किया जा सका था, वहां पर बटाई सिस्टम को लागू किया गया था। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया आपको? ओके। जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खलजी ने किसानों से 50%, 50% टैक्स की वसूली किया था। यह एक बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन और ये कहा गया कि बलबन और इल्तुतमिश के समय में
लगान जो है 33% वसूल किया जाता था और अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों से 50% वसूल किया। यह बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा जो है किसानों से उसने 2 नए टैक्स भी लगाए जो जो शरीयत में जो निर्धारित किए गए उसके अतिरिक्त थे। आप जब पढ़ेंगे आगे तो बताया जाएगा। उसमें जजिया, ज़कात, खराज, खुम्स और उश्र, ये 5 प्रकार के टैक्स होते थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने खराज के या खिराज के अलावा यानी भूमि कर के अलावा भी 2 नए टैक्स लगाए किसानों के ऊपर, जिसको हम लोग करी या जो है जिसको हम लोग घरी या जो है जिसको हम लोग हाउस टैक्स के नाम से जानते हैं, आवास कर और जो है चराई यानी कि जो जो आपकी खेतों में जो फसल होती है या कहीं घास जिसको हम लोग ग्रास जिसको बोलते हैं, वे अगर किसान जो है अगर अपनी उनके उनके एनिमल्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं अगर उसको वे खाते हैं खिलाते हैं चारा, तो उनको भी इसके बदले में टैक्स देना पड़ता। हालांकि बर्नी इसके बारे में स्पष्ट तौर पे जानकारी नहीं देता है, लेकिन ये है कि 2 नए टैक्स अन्य स्रोतों से पता चलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों से वसूल किया था। ये टैक्स थे आवास कर यानी कि घरी कर, और दूसरा जो है आपका चराई कर यानी कि चारागाह कर, है ना। तो ये 2 नए टैक्स मिला करके और 50% मिला करके बहुत ज्यादा किसानों से वसूल किया जाता था। इससे क्या हुआ कि किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई और वे जो है एक तरीके से उनको अपने पारिवारिक खर्च चलाने के लिए को बहुत कुछ नहीं बच पाता था। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कोई भी व्यवस्था अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो किसानों का जो शोषण जमींदार कर रहे थे, खत मुकद्दम चौधरी कर रहे थे, उनसे उसने मुक्त कर दिया। और लैंड रेवेन्यू बढ़ाना भी चाहता था, क्योंकि उसने जो भी ये मद्य निषेध थे, शराब या जो आबकारी जिसे कहते हैं, उस पर जो मदिरा उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा जो है जो जुए के जो अड्डे होते थे जहां पर खेले जाते थे, उसको भी उसने बंद कर दिया था। तो इससे जो सरकार की आय थी जो वह कम हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी को विशाल स्थायी सेना भी रखनी थी और इसके अलावा अन्य सरकार की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे सरकारी गोदाम है, उसने राशनिंग सिस्टम भी शुरू किया था जिसमें लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के आने पर घरों से जो है सरकारी गोदाम से जो है परिवार के हिसाब से अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था, जिसको आज हम लोग जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसी तरह के राशनिंग सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी थी। तो प्राकृतिक आपदाओं के आने पर लोगों को कोई कठिनाई न हो, परेशानी न हो, इसलिए उसने जो है अपने गोदामों में अनाज को भी प्रिजर्व कर रखा था। इसलिए किसानों से अनाज नगद और अनाज रूप में लगान की वसूली करता था। तो यह ठीक है कि किसानों की थोड़ी स्थिति बुरी जरूर हुई थी, लेकिन साम्राज्य में होने वाले विद्रोह को रोकने में मदद मिल गई। किसान राज्य की आय में वृद्धि हुई और जो है एक तरीके से जो अभी तक बिना किसी मेजरमेंट के किसानों को भी नहीं पता होता था कि हमारी लैंड कितनी है, उसकी करा के उसकी प्रोडक्शन वैल्यू निकालने से पता चला कि लैंड किस कैटेगरी की है ना। तो यह एक अच्छा प्रयास था, अच्छा सुधार था। और लेकिन इसके कुछ इसके बारे में जो है कुछ इसकी जो डीमेरिट्स थी, जो दोष थे, उसके बारे में बर्नी तारीख फिरोज शाही में लिखता है। वो लिखता है कि किसानों से खराज वसूल करने के परिणाम स्वरूप, डायरेक्ट वसूल करने के परिणाम स्वरूप, जो भू राजस्व अधिकारी थे उनके अंदर, जो लैंड रेवेन्यू जो अफसर्स थे उनके अंदर करप्शन हो गया और जिसके कारण वे उनको बर्खास्त करने पर भी उनमें करप्शन जब नहीं कम हुआ, तो जिसको टर्मिनेट करने के बाद भी जब उनके करप्शन में कमी नहीं आई, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कठोर दंड दिए। और यहाँ तक बर्नी लिखता है कि यदि किसी पटवारी के पास
एक जो है लेखपाल जिसको कहते हैं कि एक जीतल भी अगर उसके पास बकाया रह जाता था तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको कठोर दंड देने से नहीं चूकता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो यह एक कठोर प्रयास भी किया, लेकिन इससे बर्नी के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य की आर्थिक हितों की सुरक्षा और धन की आय की वृद्धि और आय को रोकने के लिए कठोर कदम भी उठाए थे। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। इसी तरह से वसूली सिस्टम जो है, यानी कि कैसे कलेक्ट किया जाता था लैंड रेवेन्यू, उसके भी डीमेरिट के बारे में आरपी त्रिपाठी साहब लिखते हैं कि राजस्व विभाग में सबसे बड़ी जो खराबी अस्थायी रूप से आ गई थी वह यह थी कि लगान को अच्छे से वसूल नहीं किया जा रहा था। एक्चुअल में यह प्रणाली अभी नई तरीके से लॉन्च हुई थी, इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, इसलिए इसका अपूर्ण रह जाना या से लगान वसूली शेष रह जाना अनिवार्य हो गया था। लेकिन इस कमी को अलाउद्दीन खिलजी भी महसूस कर रहा था और इसीलिए उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको कह सकते हैं, हमने बताया अभी, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना करी। दीवाने मुस्तखराज यानी लैंड, सेपरेट लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, है ना, जिसका काम ये होता था कि जो अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी है, उनके नाम जो बकाया राशि है उसकी जांच करना और उसकी वसूली करना। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू में प्रशासन में सुधार करने का अपने स्तर से प्रयास किया और 50% जो लगान वसूल किया, यह कुछ ज़्यादा जरूर था, लेकिन इससे किसानों के ऊपर होने वाले जो शोषण थे, जो अत्याचार थे, उसको दूर करने में मदद मिली। राज्य की जो आय थी उसको वृद्धि करने में मदद मिली और इसके अलावा जो है एक सिस्टमेटिक जो है तरीके से लैंड की रेवेन्यू का जो है कह सकते हैं कि सुदृढ़ किया गया। उसको जो है नए तरीके से एक भूमि के मेजरमेंट किया गया, देन लैंड की ऊपर वसूली की गई। तो यह एक प्रयास था अलाउद्दीन खिलजी का, और कहा जाता है ना कि कोई भी व्यवस्था अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, कुछ न कुछ कमियां उसके अंदर रहती हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर इस सिस्टम में भी कुछ कमी थी तो इसको हम एक हिस्सा मान करके आलोचना करने से इसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि खारिज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रयास किया लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार का, उसके परिणाम बहुत अच्छे निकले। राजस्व की वसूली सिस्टमेटिक तरीके से राजस्व का निर्धारण किया जाने लगा, राजस्व की वसूली की जाने लगी। इससे कारण जो किसानों का शोषण जमींदार खुद मुकद्दम करते थे, उनके द्वारा किसानों का शोषण बंद हो गया। किसानों की लैंड का मेजरमेंट होने से उनको अपनी लैंड के बारे में पता चला। लैंड की प्रोडक्शन वैल्यू निकालने से लैंड की प्रोडक्टिविटी लैंड की प्रोडक्शन वैल्यू पता चली। तो ये एक अच्छा प्रयास था। इसके अलावा राशनिंग सिस्टम शुरू किया, जिससे अनाज जो है उस स्टोरेज में रहते थे, प्रिजर्व करके रखे जाते थे, ताकि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई नेचुरल जो है फिमना आता है, तो उसमें जो है किसानों को कोई भी जो है दिक्कत न, लोगों को, जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न होने पाए। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार का एक जो हिस्सा है भू राजस्व सुधार या लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, उसको हमने आपके सामने डिस्कस किया। अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई डाउट्स है, तो आप, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकती हैं।